नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए दोस्तों ये हमारा संस्कृत का जो मॉडल पेपर है वो आपको बताया जाएगा। देखो, इस तृतीय भाषा के रूप में उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, सिंधी भी आती है। कुछ बच्चों ने ली होंगी, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, मैं केवल संस्कृत को आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको अपनी असलियत के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि संस्कृत मेरे से इसका हिंदी अर्थ तो नहीं आता, क्योंकि मैं खुद संस्कृत का स्टूडेंट नहीं रहा। मैं एक मैथ साइंस का स्टूडेंट हूँ ऑलरेडी, और मेरा मैथ साइंस से ही सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं केवल आपको संस्कृत में ही बोलूँगा। आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज़ को। हिंदी में इसका मैं अर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से संस्कृत इतनी नहीं आती है। ये आप लोग थोड़ा सा बुरा मत मानना इस चीज़ को लेकर के, कहीं आप लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले जाएँ। और तो चलिए साथियों, आप लोग एक बार हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। देखो, कोई भी आदमी होता है किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर पारंगत हो सकता है, सभी सब्जेक्टों में कभी नहीं होता। तो इसलिए मेरे से संस्कृत इतना नहीं आती, मैं केवल आपको संस्कृत ही बोलूँगा और आप लोग उसको समझने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यात्रा विलासम इति कस्य रचना अस्ति। जो यात्रा विलासम रचना है वो किसकी है? तो याद रखेंगे आप लोग, नारायण लालंकर की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नीलोत्पलम इत्यत्र समास अस्ति। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे, इसमें कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल, ठीक है ना, तो इसमें कर्मधारय समास हो गया। समास का क्वेश्चन देखो, ये ग्रामर का पोर्शन होता है हमारा। एक संस्कृत और एक इंग्लिश और हिंदी ऐसी सब्जेक्ट होती हैं जो हमारी ग्रामर बेस पर आधारित होती है, और इनका जो मूल आधार होता है वो हमारा होता है पूर्व ज्ञान। अगर आप लोगों ने 10वीं या 12वीं तक अगर ग्रामर को ढंग से पढ़ा है, ठीक है, संस्कृत में, तो आप लोग इस पेपर को आसानी से करके आओगे। ये चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। और ऐसा भी नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ये भी नहीं बता रहा कि यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। आपको ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत प्रश्न बन के आते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका समाज से भी आ सकता है, कोई प्रत्यय से भी आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर फिक्सेशन कर देता हूँ प्रश्नों का, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है अपना कि भाषा मूल तत्व किम अस्ति। भाषा के मूल तत्व कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, वर्ण होता है भाषा का मूल तत्व। अगला प्रश्न है, उद्देश्य आधारित महत्वस्य निर्धारणम कथ्यते। उद्देश्य आधारित महत्व का निर्धारण क्या कहलाता है? वो मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय इति उपन्यास रचनाया लेखक को अस्ति। शिवराज विजय जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रश्न आपसे प्रत्याहार से पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रत्याहार आपके 14 हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आपको प्रत्याहार का सूत्र भी पूछ सकता है, या फिर उल्टा करके भी पूछ सकता है कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए ई ऊणे सूत्रस्य प्रत्याहार के। तो ए ई ऊणे जो सूत्र है, इसका प्रत्याहार कौन सा है? तो साथियों, ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं, माहेश्वरी सूत्रेषु केसाम वर्णनम इति संज्ञा भवति। तो जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उसमें कौन से वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम वर्णनम इत संज्ञा भवति, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 8वां, समासस्य परिभाषा लिखत। समास की परिभाषा लिखनी है। तो सम धन अस धन अण, ठीक है ना। तो इन तीनों ही शब्दों से मिलकर के क्या बना है? समास बना है, अर्थात सम सनम समास, ठीक है। अनेकानाम पदानाम एकीपदीकरणम संक्षिप्तीकरणम व समास है। अनेक पदों को अगर एक संक्षिप्त के रूप में लिख दिया जाए तो वो समास कहलाता है। यत्र अनेकानि पदानि मिलित्वा एक पदम भवति एव समास कथ्यते, ठीक है। यहाँ पर अनेक पद मिल करके जो एक पद का निर्माण करते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे रामस्य पुत्र है, तो रामस्य पुत्र है का समास क्या बन जाएगा? रामपुत्र। रामपुत्र का अगर हम बात करें समास विग्रह, तो रामस्य पुत्र है, राम का पुत्र, ठीक है ना। संबंध तत्पुरुष समास हो गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वाक्य नाम संस्कृते अनुवाद कृत। आपको कुछ हिंदी वाक्य दिए जाएंगे, उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तुम घर जाओ, तो इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? तुम का बन गया त्वम, घर का बन गया गृहम, जाओ का मतलब गच्छ,
तो तुम घर जाओ, ठीक है ना। लता रमा के साथ जाएगी, रमा लतया सह गमिष्यति, ठीक है ना। ऐसे ही संस्कृत शिक्षणस्य विधेः कति भवति, संस्कृत शिक्षण की कितनी विधियाँ होती हैं। तो संस्कृत शिक्षण की द्वौ भागयो विभक्तु शक्यते, संस्कृत की शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है पारंपरिक विधि और दूसरा है आधुनिक विधि, दो विधियों में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है भंडारकर विधे कस्य शिक्षण सूत्रस्य पालनम क्रियते, भंडारकर विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन किया गया है। तो सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर भंडारकर विधि में प्रयोग किया गया है शिक्षण सूत्र, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशलानि सन्ति, भाषा शिक्षण से के प्रमुख कौशला सन्ति, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण से चत्वारि कौशलानि सन्ति, भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं, जैसे श्रवणम श्रवण, वाचनम वाचन, लेखनम लेखन, च पठनम और पठन, ये 4 कौशल हैं। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। संस्कृत शिक्षणे योजना कति आधारा भवितुरम अन्ति, संस्कृत शिक्षण योजना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो 3 आधार होते हैं संस्कृत योजना के, ठीक है। त्रयो आधारा भवितुमर अन्ति, जैसे पहला है समय अवधि आधार, पहला है समय अवधि का आधार, दूसरा है शिक्षण का आधार और तीसरा है मूल्यांकन आधार, ठीक है भाई। देखो जैसी भी संस्कृत में आपको पढ़ा रहा हूँ टूटी फूटी, आप लोग इसको स्वीकृत कीजिए भाई। 14वां क्वेश्चन है बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य मापनम कति प्रकारैः कर्तुं शक्यते, बालक के सर्वांगीण विकास के मापन में यानी मूल्यांकन में कितने प्रकार हो सकते हैं। तो याद रखना समग्र विकासस्य मूल्यांकनम अनेकैः प्रकारैः संभवति, अनेक प्रकार से संभव है मूल्यांकन। जैसे पहला है निरीक्षणम, दूसरा है साक्षात्कारम, तीसरा प्रश्नोत्तरम, चौथा है मापनम, पाँचवा है निरीक्षण सूची, छठवां है लिखित परीक्षा, सातवां है मौखिक परीक्षा, आठवां है प्रतियोगिता, नौवां है छात्रस्य व्यवहार और 10वां है संक्षिप्त अभिलेख। इन सभी के आधार पर हम बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा, देखिए परीक्षायां केषाम् उद्देश्यानाम् आधारीकृत्य प्रश्न भवति, परीक्षा के कौन से उद्देश्य के आधार पर प्रश्न होते हैं। तो परीक्षा प्रश्न पत्रे ज्ञानम अर्थग्रहणम अभिव्यक्ति, जैसे अभिवृत्ति उद्देश्य आधारित प्रश्न भवन्ति, ठीक है। परीक्षा प्रश्न पत्र के ज्ञान के अर्थ की अभिवृत्ति उद्देश्य आधारित प्रश्नों में होती है। बहुभाषिकताया अवधारणा एवं महत्व च लिखत, बहुभाषिकता की अवधारणा और उसके महत्व को लिखिए। तो देखेंगे बहुभाषिता भारतस्य एका विशिष्टा स्थिति वर्तते, बहुभाषित भारत की एक विशेषता है। बहुभाषिता अभिप्रायो भवति, बहुभाषिता से अभिप्राय होता है, क्या होता है। एकाधिक भाषाया प्रयोगा पठनम पाठनम ज्ञापनम च, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग पढ़ना और पढ़ाना होता है। अस्माकं देशे भाषा विविधता दृश्यते, नगरे सेतुगृहे अपरा भाषा प्रयोज्यते, हमारे देश में भाषा विविधता दिखाई देती है, नगरों में, घरों में और अन्य भाषाओं में भी प्रयोग होता है। विद्यालये अन्य समीपस्थ गृहे अपरा च, अर्थात प्राय बालक त्रयाणां च चतुर्वर्णां वे भाषाणां प्रयोगं करोति, प्राय बालक 3 या 4 वर्णों का अर्थात भाषा का प्रयोग करता है। बहुभाषिकताया संज्ञानात्मक लाभ तो भवत्येव, अनेकासां भाषाणां संज्ञापदानां ज्ञापनं सहजतया करोति, बहुभाषिकता के ज्ञान के लाभ से अनेक भाषाओं का
संज्ञान होता है, ज्ञान होता है जिसको बच्चा सहजता से करता है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना कि निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के वर्णन कीजिए। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का वर्णन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है अपना 17वां, अल्प प्राणे महाप्राणस्य निरूपणीयम। अल्प प्राण और महाप्राण को निरूपित कीजिए, यानी इसकी परिभाषा लिखिए। तो अल्प प्राण वर्णों के बारे में देखिए, ये साम वर्णानाम उच्चारण प्राणवायु अल्प मात्रायाम भवति। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु का इस्तेमाल होता है, ते अल्प प्राणानाम कथ्यते, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसी के साथ साथ जो अंतस्थ जो हमारे वर्ण हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जैसे वर्ग का पहला अक्षर देखिए, पहला वर्ण कै च ट त प। तृतीय हो गया गे जे डे धे और बे। पंचम हो गया नन नण नम नन। और अंतस्थ हो गए ये रे ले वे। ये सब क्या है, अल्प प्राण। अब महाप्राण की बात करें तो ये साम वर्णनाम उच्चारण प्राणवायु अधिका प्रयोग भवति। इन वर्णों के उच्चारण स्थान में प्राणवायु अधिक प्रयोग होती है, वो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, वर्ग के दूसरे वर्ण में ये आएंगे और चौथे वर्ण में ये वाले आएंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे ऊष्मीय व्यंजन है, ऊष्मीय वर्ण है, वो भी किस में आते हैं, महाप्राणों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, महाप्राण वर्णों की श्रेणी में। तो ये आपको याद रखना है। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, शिक्षण से मुख्य लक्षणम किम, शिक्षण के मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 18वां, संस्कृत संख्या अंकेशु लिखत। ठीक है, जो संस्कृत में संख्या लिखी हुई है उनको अंकों में लिखिए, या फिर आपसे अंकों की संख्याओं को संस्कृत में पूछ सकता है। तो प्रश्न ऐसा आ भी सकता है, या फिर आपको कोई घड़ी का चित्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें समय बताइए कितना हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा गया पंच पंचाशत, इसका मतलब होता है 55। एकाशीति ये होता है 81। चतुरानवति ये होता है 94। नवषष्टि ये होता है 69 यानी 69। और ये होता है चत्वारिशत का मतलब 40। आपसे गिनती पूछी जा सकती है 100 से मध्य तक कितनी भी संस्कृत में। 19वां प्रश्न है कति उच्चारण स्थानानि भवन्ति। ठीक है, उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कितने हैं। कंठ है, ये भी हमारा उच्चारण स्थान है, कुछ वर्ण कंठ से निकलते हैं। तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठौ, नासिका, ये सब क्या है, हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान है। आप संस्कृत में पढ़ोगे जब रीट की तैयारी करोगे तब। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद अथवा में आपको प्रश्न याद रखना, अनुप्रास अलंकारस लक्षणों उदाहरणस्य लिखत। तो देखो अनुप्रास अलंकार के मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। लक्षण सबसे पहले सुनो, अनुप्रास शब्द साम्य बेसम्य अपि स्वरस्य यत। उदाहरण की बात करेंगे, बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, गायन्ति नृत्यति समावशन्ति, नद्यौ घना मंत गजा वनंता, प्रिया विहीना सिखिना प्लवंगमा। तो ये संस्कृत मेरे से इतनी अच्छी तो नहीं आती साथियों, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन को इस तरीके से याद करना। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, संस्कृत संभाषण से उद्देश्यानि लिखित। संस्कृत संभाषण के उद्देश्य लिखिए। पहला है बालकेभ्यः ध्वनि आरोह अवरोह ज्ञानम प्रदानम। ये बालक के ध्वनि के आरोह अवरोह का ज्ञान प्रदान करती है। बालकानां शब्द भंडारस्य अभिवृद्धि करणीयम। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। संभाषणेन छात्राणां शुद्धोच्चारणस्य अभिवृद्धि विकसनम। संभाषण से छात्रों के शुद्ध उच्चारण की अभिवृद्धि विकसित होती है। बालकानां अभिव्यक्ति कौशलस्य भाषा कौशलस्य च विकसनम। बालक की अभिव्यक्ति कौशल और भाषा कौशल का विकास करती है क्या, संभाषण। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ। देखिए आप लोग, वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न परीक्षा या प्रकारान निर्दिशते। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार कितने होते हैं,
तो देखिए आप लोग कितने प्रकार है, 3 है। जैसे समाधानात्मक, समाधानात्मक, इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न एक पदोत्तरात्मक प्रश्न भवन्ति। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न जो एक पद में उत्तर लिखे जाते हैं, ऐसे प्रश्न शामिल होते हैं। उसके बाद में चयनात्मकता की परीक्षा भी हो सकती है। अस्मिन् प्रकारे पुनः त्रिधा प्रश्न भवन्ति। इस प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार की विधि में या इस प्रकार की परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो होते हैं सत्य असत्य वाले, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उसके बाद तीसरी परीक्षा होती है योजनात्मक के रूप में। इसमें क्या होता है, योजनात्मक विषय वस्तुनिष्ठ परीक्षाया द्वयो पार्श्वयो अंशा भवन्ति। प्रथम पार्श्व विद्वान अंश, द्वितीय पार्श्व विद्वानेन केन अंशेन योजनीय इति विषय छात्रे चयनीय भवति। तो ये 3 प्रकार की परीक्षा हो गई। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कौशलानां मूल्यांकने प्रक्रिया सिद्धांतानां स्पष्टते। संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आप लोग, संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानां सापेक्षम मूल्यांकनम। सेकंड है मूल्यांकनम प्रक्रिया परिणामाणां च अनुरूपम भवेत्। मूल्यांकन छात्रेषु भाषिक तत्वस्य बोध क्षमताया विकासनम। मूल्यांकन शिक्षकै शिक्षण शास्त्रीय शोधित्मका अनुशंसा प्राप्यते। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना क्वेश्चन। अगला है हमारा हर्वर्ट विधि प्रभावस्य विवेचनम करोत। अब हर्वर्ट विधि के जो सोपान है वो उनको आप लोग याद रखना। ऐसा विधि हर्वर्ट सिद्धांते आधारित भवति। ये विधि हर्वर्ट के सिद्धांत पर आधारित है। अस्य पंचपदानि भवति। इसमें 5 पद होते हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना, विषय, स्थानापन्न, तुलना, नियम निर्धारण, प्रयोगचय, ये 5 होते हैं। देखिए प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना पूर्ण ज्ञानम आधृत प्रश्न वार्तालाप श्लोक पाठ प्रसंगादिभिः विद्यार्थी शिक्षकेन प्रेर्यते। सेकंड स्टेप है इसका विषयो स्थानापन्नम। अस्मिन् पदे पाठ 3 अन्वेषु विभाज्यते। प्रभारान्तरं विद्यार्थिभ्यः विषय प्रस्तूयते। अस्मिन् पदे आदर्शवाचनम्, अनुकरणवाचनम्, संधिविच्छेद, समास विग्रहस्य प्रश्न शमयन्ति। तीसरा स्टेप है तुलना। अस्मिन् पदे विद्यार्थिनः संचितज्ञानम् आधृत वर्तमान पाठस्य तुलना कठिन निवारणस्य च विस्तृत व्याख्या क्रियते। चौथा स्टेप है सामान्यीकरण, जिसको हम नियम निर्धारण भी कहते हैं। प्रस्तुत पाठस्य शामिल विद्यार्थिन सामान्य सिद्धांतान् अवगच्छन्ति। अस्य प्रयोग व्याकरण पाठेषु बहुधा भवन्ति। पांचवा स्टेप है प्रयोग। अत्र उपास्थानं कार्यं तुलना कार्यं सामान्य सिद्धांतानां निर्धारणं नवार्जित ज्ञानस्य प्रयोगाय अभ्यास कार्यं ग्रहाधिकं च दीयते। उसके बाद अगला अथवा में आपको प्रश्न है कि विभिन्न समुदायानां भिन्न समतावन्तानां बालके कृते कथं शिक्षणं भवेत् इति निरूप्यते। अगला प्रश्न है अपना। अब देखिए ये 12 नंबर के प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां और 25वां आपको हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी बनाने का आएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे। आपको बनाना सीखना है, ग्रामर आपसे आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ग्रामर तो पढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन प्रश्न जरूर आएंगे ऐसे। तो देखिए अभ्यास कीजिए आप लोग। बालिका पाठम पढ़ती, बालिका पाठम पठती, बालिका पाठ पढ़ती है। त्वम सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। धनात् धर्मम प्रजायते, धन से धर्म उत्पन्न होता है। विद्वान पुस्तकम लिखति, विद्वान पुस्तक लिखता है। गज शुंडया जलम पिबति, हाथी सूंड से जल पीता है। सुरेश सायंकाल गृह कार्यम करिष्यति, सुरेश सायंकाल गृह कार्य करेगा। ये होते हैं हमारे संस्कृत से हिंदी बनाना। अब हम आते हैं हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं। जैसे हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं, तो रवि, सूर्य को बोलेंगे रवि, तो रवि बन गया। प्रकाशे कमलानि विकसन्ति। उस गुरु को नमस्कार, तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः। ये आपने पढ़ा है ना। रमा लता के साथ जाएगी,
रमा लतया सह गमिष्यति। राम घर की ओर गया तो राम गृहम प्रति अगच्छत। गांव से बाहर कुआं है तो ग्रामात बहि कूपा अस्ति। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया, आपको अब रेट की क्लासें मिलेंगी। तैयार रहना आप लोग। आपको नोट्स भी रेट के लिए तैयार किए जा रहे हैं और पात्रता और मेंस दोनों की तैयारी आप लोग साथ साथ कीजिएगा। साइकोलॉजी पढ़िए, आप लोग पर्यावरण पढ़िए, आप लोग जीके पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहेंगे आपको मिलेगा। धन्यवाद।